सो अगर मैं आपसे कहूँ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसको हल्के में मत लो। मतलब एक इडियम यहाँ पर आपको मिला, टेक इट फॉर ग्रांटेड, किसी चीज को हल्के में लेना। तो इडियम्स और फ्रेजेस में ये आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज इडियम्स के बारे में जाने। इडियम इज एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट, जिसका मीनिंग अलग होता है फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स ऑफ इट। जो इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग निकलते हैं। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पर डार्क हॉर्स, तो आपके दिमाग में डार्क हॉर्स को लेकर क्या आएगा? डार्क हॉर्स मतलब क्या? काला घोड़ा। डार्क हॉर्स उस व्यक्ति को कहेंगे जो व्यक्ति छुपा रुस्तम होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी काबिलियत है, अपनी खूबी किसी के सामने बताता नहीं, लेकिन उसमें होती है वो खूबियां। आपने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड्स रवि, ही इज अ डार्क हॉर्स, ही इज अ ग्रेट डांसर, ही इज अ ग्रेट सिंगर, बट ही नेवर shows that he is a great dancer and great singer because he is a dark horse, you know. So dark horse एक idiom हो गया, जिसका मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास क्वालिटीज है, लेकिन उस क्वालिटीज को दिखावा नहीं करता, शो ऑफ नहीं करता है। सो दैट इज द डार्क हॉर्स। तो ऐसे ही हम लोग है ना आज कुछ इफेक्टिव इडियम्स को स्टडी करने वाले हैं दैट विल ट्रूली हेल्प यू टू मेक योर लैंग्वेज मोर ब्यूटीफुल। द फर्स्ट इडियम एंड द फ्रेज दैट वी हैव इज एट द सेम टाइम, उसका मतलब निकलता उसी समय। आई विल टेल यू अबाउट इट एट द सेम टाइम। मैं इसके बारे में आपको उसी समय बताऊंगा। नाउ आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, आई विल टेल यू अबाउट इट एट द सेम टाइम। सो दिस इज द फ्रेज एक्चुअली अ लेम एक्सक्यूज। अगर आप बेसिकली लेम का मीनिंग देखें तो लेम का मतलब होता है लंगड़ा, अब एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। तो एक लंगड़ा बहाना मतलब झूठा बहाना, ऐसा बहाना जो सेटिस्फाई नहीं लगे, सामने वाले को पता चल जाए कि झूठ बोल रहा है। सो असंतोषजनक बहाना, झूठा बहाना आपकी भाषा में क्या? मैंने कहा दिस इज अ लैम एक्सक्यूज, आई डोंट बिलीव इन इट, मुझे इस पर यकीन नहीं है, ये एक झूठा बहाना है। सो दिस इज ओनली अ लैम एक्सक्यूज फॉर यू, ये आपके लिए सिर्फ एक झूठा बहाना है। आई डोंट बिलीव इन इट, मुझे इस पर यकीन नहीं है। अ स्लिप ऑफ टंग, देखो यहां पर इस चीज को समझना क्या है। अ स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है बोलने में गलती। जब आप किसी से बात करते हो तो बोलने में जब गलती होती है उसको कहते हैं स्लिप ऑफ टंग। क्या कहते हैं? अ स्लिप ऑफ टंग, है ना। ऐसे ही अगर मैं टंग की जगह पेन लिख दूंगा, अ स्लिप ऑफ पेन, तो इसका मतलब होगा लिखने में गलती। अ स्लिप ऑफ टंग बोलने में गलती है, स्लिप ऑफ पेन लिखने में गलती। जैसे आप किसी से बात करते करते आपने कुछ गलत बोल दिया, तो यू वुड से सॉरी, माय सिंसियर अपॉलॉजीज, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, आई डिड नॉट वांट टू हर्ट यू, सॉरी, माय सिंसियर अपॉलॉजीज, प्लीज फॉरगिव मी, इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग। ये क्या था एक्चुअली? इट वाज अ स्लीप ऑफ टंग, इट वाज अ स्लीप ऑफ टंग। आई सिंसियरली apologize to you for my for this mistake because it was a slip of tongue. It was a slip of tongue मतलब ये क्या था? बोलने में गलती हो गई। ऐसे स्लिप ऑफ पेन, लिखने में गलती। देखो इफ यू रिपीट अ स्लिप ऑफ टंग एवरी टाइम यू कांट बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप हर टाइम बोलने में गलती करोगे ना, इफ यू, थोड़ा ध्यान देना, इफ यू रिपीट अ स्लिप ऑफ टंग एवरी टाइम यू कांट बिकम अ गुड स्पीकर। तो आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते अगर हर बार आप ये गलती करोगे, राइट। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास। ऐसा व्यक्ति जो धोखा देने वाला होता है, इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। कुछ लोग आपके आस पड़ोस में आपके साथ रहते हैं लेकिन वो आपको धोखा देते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं स्नेक इन द ग्रास। मैंने कहा यू आर अ स्नेक इन द ग्रास। मिस्टर शर्मा, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। मिस्टर शर्मा जो है वो आस्तीन के सांप है, ठीक है। दैट इज एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब था आग में घी डालना। मैंने कहा तुम हमेशा है ना आग में घी डालने का काम करते हो। यू ऑलवेज ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर, यू नो। आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ एडिंग फ्यूल टू फायर। मुझे तुम्हारी आग में घी डालने की आदत पसंद नहीं है। तो एड फ्यूल टू फायर इज जस्ट वर्किंग एज अ वर्ब हियर। इसके आगे टू भी लगा सकते हो, टू एड। मैंने कहा, जैसे देखो यहाँ लिखा वाई आर यू एडिंग फ्यूल टू फायर, आप आग में घी क्यों डाल रहे हो, ठीक है। मैंने कहा आपको आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड नॉट ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर, आपको आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ट्राई टू एड फ्यूल टू फायर, दैट इज। तो एड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है? आग में घी डालना। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। What do you think about the chief minister? Do you think that the post of a chief minister is a bed of roses? क्या आपको लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट होती है वो फूलों की सेज है?
फूलों की सेज मतलब ऐसी जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति जहां पर उसको कुछ करना नहीं पड़े, दैट्स अ बेड ऑफ रोजेस। मैंने कहा नाउ योर जॉब इट्स बेड ऑफ रोजेस, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू डोंट नीड टू वरी। आपने कहा नो माई जॉब इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, माई जॉब इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। अब बेड ऑफ रोजेस को आप ऐसा समझो, बेड मतलब क्या होता है बिस्तर, रोजेस मतलब क्या होता है गुलाब, गुलाबों का बिस्तर मतलब एकदम मखमली मुलायम सा बिस्तर जिसमें काम कुछ नहीं करना पड़े, बढ़िया लेट जाओ। तो ऐसा वर्क जिसमें आपको कुछ करना नहीं पड़े। तो आपने कहा माई जॉब, व्हाट डू यू थिंक, टीचिंग इज अ बेड ऑफ रोजेस? नो डियर, वी हैव टू वर्क हार्ड, देन ओनली वी गेट द रिजल्ट्स। ओके, ऐसा हर कोई टीचर नहीं बन सकता। टू बी अ गुड टीचर, you know, or you can say that teaching is not a bed of roses, or being a good teacher is not having a bed of roses. You know, every day we have to put 100% efforts in our teaching, then only we are able to explain what we have to explain to our students. So teaching is not a bed of roses. So now, yes, so bed of roses, फूलों की सेज। इसके बाद नेक्स्ट है बैग एंड बैगेजेस, बोरिया बिस्तर। भाई इडियम्स को पढ़ना, पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली यूज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होगा क्या, आज पढ़ाऊंगा कल भूल जाओगे। आज सेशन को अटेंड कर रहे हो, आज देख रहे हो सेशन को, 2 दिन बाद अगर मैंने पूछा बेड ऑफ रोजेस, हाँ सर कुछ था तो सही। मैंने पूछा लैम एक्सक्यूज, हाँ सर कुछ था सही। स्लीप ऑफ टंग या स्लीप ऑफ पेन क्या था, बोले हाँ सर कुछ था। ठीक है, स्नेक इन द ग्रास सर था कुछ नहीं, पता होना चाहिए। लेम एक्सक्यूज झूठा बहाना, स्नेक इन द ग्रास आस्तीन का सांप, लेम एक्सक्यूज झूठा बहाना, बेड ऑफ रोजेस फूलों की सीज, स्लीप ऑफ टंग बोलने में गलती, स्लीप ऑफ पेन लिखने में गलती, पता होना चाहिए। बैग एंड बैगेजेस, बोरिया बिस्तर समेत। मैंने कहा ही हैज लेफ्ट दिस कंट्री, ही हैज लेफ्ट दिस सिटी विद बैग एंड बैगेजेस, विद बैग एंड बैगेजेस, विद बैग एंड बैगेजेस मतलब बोरिया बिस्तर से ही चला गया। बिकॉज ऑफ यू ही हैज टू लीव मुंबई विद बैग एंड बैगेजेस, आपके कारण उसको मुंबई छोड़ना पड़ा बैग एंड बैगेजेस के साथ में। टर्न असाइड का मतलब होता है मार्ग से विचलित होना। मैंने कहा डोंट टर्न असाइड व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, जो आपने डिसाइड करने का कर लिया ना, उससे क्या मत हो, टर्न असाइड मत हो, मार्ग से विचलित मत हो। बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाह से किसी चीज को देखना, दैट्स कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, यहां लिखा है ही कैन सी एवरीथिंग, ही इज अ बर्ड्स आई व्यू, सब कुछ चीजों को देख सकता है क्योंकि उसकी जो आंखें हैं सरसरी निगाह से वो फटाफट सारी चीजों को देख लेता है। अगला बिट अबाउट द बुश। देखो, बिट अबाउट द बुश एंड बिट अराउंड द बुश, बोथ आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, दोनों के मीनिंग सिमिलर है। बिट अबाउट द बुश एंड बिट अराउंड द बुश, दोनों के मीनिंग होता है घुमा फिरा के बातें करो। मैंने कहा भाई मेरे सामने घुमा फिरा के बातें मत करो। डोंट टॉक बिफोर मी, डोंट बिट अबाउट द बुश बिफोर मी, डोंट बिट अबाउट द बुश बिफोर मी, स्पीक क्लियरली, व्हाट यू हैव टू से स्पीक क्लियरली, जो भी बोलना है स्पष्ट क्लियर बोलो। डोंट बिट अबाउट द बुश, घुमा फिरा के बातें मत करो। तो घुमा फिरा के बातें करना, दैट्स कॉल्ड बिट अबाउट द बुश। 2 3 4 बार 5 बार बोलोगे, बेसिक प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मैंने कहा स्पीक क्लियरली, आई डोंट लाइक टू बिट अबाउट द बुश, मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं है। स्पीक क्लियरली, जो भी बोलना है क्लियरली बोलो, दैट इज। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, कम ऑन। मैंने कहा रवि के कारण, बिकॉज ऑफ रवि, सोहन के कारण बिकॉज ऑफ सोहन, मोहन के कारण बिकॉज ऑफ मोहन। तो ये तो आपका एक फ्रेज है और एक प्रपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं इसको हम, ये एक प्रपोजिशन है बिकॉज ऑफ, और इसके लिए जैसा एक और होता है ड्यू टू, ड्यू टू भी होता है। जैसे मैंने कहा भारी बारिश के कारण मैं ना कल इंदौर नहीं जा सका, ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट गो टू इंदौर यस्टरडे, यू नो, सो दैट इज ड्यू टू हैवी रेन। एंड बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण मैं फेल हो गया, बिकॉज ऑफ यू आई फेल्ड, बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट पार्टिसिपेट देयर, मैं वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाया आपके कारण। बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट पास दिस टेस्ट, आपके कारण वो टेस्ट को मैं पास नहीं कर पाया। सो दैट इज द थिंग। चलो मैं थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ फास्ट, हमारे पास समय कम है। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ मतलब क्या होता है, कलहपूर्ण जीवन। आपने कहा देखो यार मैं कलहपूर्ण जीवन जीना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिव दिस कैट्स एंड डॉग लाइफ। टर्न डाउन, इनकार करना। मैंने कहा आई एम काउंटिंग अ लॉट ऑन दिस, सो प्लीज डू नॉट टर्न डाउन ऑन माई रिक्वेस्ट। आई एम काउंटिंग अ लॉट ऑन दिस, ठीक है, तो प्लीज आप इससे इनकार मत करना। वंस यू मेक प्रॉमिस, जब एक बार आप वादा कर दो तो डू नॉट टर्न डाउन, फिर आप उससे इनकार मत करो। कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवाई किले, और इसी के आगे मेक लगा दो। मेक अ कैसल इन द एयर मतलब होता है हवाई किले बनाना। जैसे मैंने कहा हवाई किले बनाना किसको कहते हैं, मन में कुछ सोच लें कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा,
अरे पहले ऐसा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तब ऐसा होगा भैया। सो मैंने कहा डोंट मेक कैसल इन द एयर, हवाई किले मत बनाओ। कॉक एंड वुल स्टोरी, झूठी कहानी। मैंने कहा दिस इज अ कॉक एंड वुल स्टोरी एंड आई डोंट बिलीव इन इट। ये एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी और मुझे इस पर यकीन नहीं है। सो आई डोंट बिलीव इन इट, दिस इज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के वास्ते, के लिए। मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज बी क्वाइट, ईश्वर के वास्ते, ईश्वर के लिए प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाइए। फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज लेट मी गो, आई एम गेटिंग लेट। ईश्वर के वास्ते मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ। फॉर द सेक ऑफ गॉड प्लीज सीट हियर एंड प्लीज बी क्वाइट। फॉर द सेक ऑफ गॉड, ईश्वर के वास्ते थोड़ा यहाँ बैठ जाइए और शांत रहिए और मुझे सुनिए ध्यान से। डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम व्यक्ति है। बताया था मैंने आपको, ऐसा व्यक्ति जो अपने गुण को, अपनी क्वालिटीज को बताता नहीं किसी के सामने, उसको कहते हैं डार्क हॉर्स। ठीक है, मैंने कहा यू डोंट नो ही इज अ डार्क हॉर्स, आपको पता नहीं है वो एक डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम व्यक्ति है। ड्रॉप अ सब्जेक्ट, किसी विषय पर विवाद बंद करना। मैंने कहा प्लीज ड्रॉप अ सब्जेक्ट। प्लीज ड्रॉप अ सब्जेक्ट मतलब इस सब्जेक्ट को क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, इस सब्जेक्ट पर बात करना बंद कर दो। इट्स नाउ द मीटिंग हैज गॉट ओवर, सो आई थिंक प्लीज ड्रॉप दिस सब्जेक्ट। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब होता है दल बदली का फायदा उठाना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, समटाइम्स दे फिश इन ट्रबल्ड वाटर, they just see you कि now you are in trouble, so they will try to take advantage of it, and this kind of situation is called fish in troubled water. I have seen some people, they always try to fish in troubled water. मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो दल बदली का फ़ायदा उठाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब देखा कि मछली कब मारो, जब पानी के अंदर हलचल मची, क्योंकि मछली इधर से उधर भागेंगी तो जाल में जल्दी फंसेंगी, इसलिए ये इडियम बना है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब दल बदली का फ़ायदा उठाना। जब किसी के लाइफ में परेशानियां चल रही हो तो उसका फ़ायदा उठाओ, दैट इज कॉल्ड फिश इन ट्रबल्ड वाटर। आई नो हिम वेरी वेल, ही फिशेस इन ट्रबल्ड वाटर। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा दल बदली का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट मतलब होता है किसी के दिल की गहराई से। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू फॉर दिस, whatever you have done for me, it's really remarkable and I thank you for from the bottom of my heart. मैं दिल की गहराई से आपका क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही है fed up with। ठीक है, मैंने कहा भाई I fed up with all these things, मैं सारी चीज़ों से तंग आ गया हूँ। I don't want to discuss about it anymore, मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट्स एंड फेड अप विथ किसी चीज़ से तंग आ जाना, किसी चीज़ से बोर हो जाना। और फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई वंस हार्ट मतलब दिल की गहराई से।